ममता है कि मानती नहीं। आज हम बंगाल में बवाल का बारीक विश्लेषण करेंगे। शुरुआत डॉक्टर्स के स्ट्राइक से। ममता राज में नॉन स्टॉप बवाल क्यों? बंगाल में बवाल सियासत के पीछे कौन? बीजेपी टीएमसी की जंग में हड़ताल की एंट्री। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर गए तो गुरुवार को सूबे में गदर मच गया। डॉक्टर दूसरे दिन भी हड़ताल की जिद पर अड़े रहे। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने भी बंगाल में हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का समर्थन किया। डॉक्टर्स हेलमेट पहनकर ओपीडी में बैठे रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी राज्य में काम कर रहे डॉक्टरों को एक्शन का अल्टीमेटम देने पहुंच गई। ममता जब कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में डॉक्टर्स को अल्टीमेटम देने पहुंची तो हड़ताल कर रहे कुछ डॉक्टर्स ने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। एसएसकेएम अस्पताल में ममता ने कॉरिडोर में लेटे मरीजों का हालचाल जाना और अस्पताल प्रशासन को इसकी जानकारी दी। ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों को 4 घंटे के भीतर काम पर लौटने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीनियर डॉक्टरों को मरीज की देखभाल के लिए चिट्ठी भी लिखी। ममता ने यह भी कहा कि डॉक्टरों की हड़ताल के पीछे बीजेपी और सीपीएम की साजिश है, लेकिन हड़ताल करने वाले जूनियर डॉक्टर्स नहीं माने। ममता के अल्टीमेटम के बाद वो राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से मिलने चले गए। राज्यपाल যে কথাটা বলেছেন আমাদেরকে বলেছেন তিনি এই বিষয়ে কিন্তু অবশ্যই কথা বলবেন নির্দিষ্ট মন্ত্রকের সাথে এবং বিভিন্ন যে আমাদের যে ভারতের সংবিধান অনুযায়ী তিনি যা যা করণীয় তিনি সেটা করবেন এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রক এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি দরকার হলে কথা বলবেন এবং এই সলিউশনের দিকে উনি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন। এই কথাটি সেই আশ্বাস উনি দিয়েছেন। मतलब 2 दिनों से बंगाल के हजारों डॉक्टर हड़ताल पर रहे, सैकड़ों अस्पतालों के ओपीडी बंद रहे, मरीज बेहाल होते रहे और ममता दीदी जिद पर अड़ी रही। जरा गौर से सुनिए, बंगाल के डॉक्टर चीख रहे हैं कि उन्हें न्याय चाहिए। 48 घंटे बीत गए लेकिन हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते चले गए। কখন ধরে দাঁড়িয়ে আছেন পেশেন্টকে নিয়ে? মোটামুটি আধ ঘন্টা। কি বলছে? পেশেন্ট এখন ভর্তি করা যাবে না বলছে। কেন কি বলছে? আমরা সেটা বলতে পারছি না। दरअसल 11 जून को कोलकाता के सरकारी एनआरएस मेडिकल कॉलेज में एक मृत मरीज के परिजनों ने 2 जूनियर डॉक्टर्स की पिटाई कर दी। इसके विरोध में राज्य भर में डॉक्टर्स ने 12 जून को सभी अस्पतालों में ओपीडी में कामकाज बंद कर दिया। 12 जून को कई जिलों में डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन के बीच बर्दवान मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। तभी पथराव हुआ और एक डॉक्टर को गंभीर चोट आई, जबकि कुछ और डॉक्टर जख्मी हुए। बंगाल में हड़ताली डॉक्टर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भरोसा देने की बजाय सीएम सख्ती दिखा रही हैं। इसीलिए डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी मांग नहीं मानी गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। राज्य में सामूहिक रूप से डॉक्टर इस्तीफा दे सकते हैं। এই যে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, এরপরে কোনো অ্যারেস্ট হলো না। যে ছাত্ররা প্রোটেস্ট করছে তারা ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাত্রি, আজকে হচ্ছে বৃহস্পতিবার। 48 ঘন্টা কেটে আজকে 72 ঘন্টা হয়ে যাচ্ছে, তারপরেও কোনো অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে না। একটা শুনলাম কি 5 জন অ্যারেস্ট হয়েছে, কিন্তু কি সেকশনে হয়েছে তাদের নাম কি কোনো ডিটেলস আমরা পাচ্ছি না। हालांकि शाम होते होते खबर आई कि ममता की अपील पर बंगाल के कई अस्पतालों में हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन हड़ताली डॉक्टरों की तरफ से इसका ऐलान नहीं हुआ। तो ये थी स्ट्राइक और अब बताते हैं आपको वहां वायलेंस में क्या चल रहा है, हिंसा में क्या चल रहा है। कहते हैं कि सियासी अखाड़े में सबसे बड़ी जंग चुनाव के वक्त होती है। आम चुनाव हुए भी करीब 3 हफ्ते हो गए, लेकिन बंगाल की जंग खत्म नहीं हुई। आए दिन वहां बीजेपी और टीएमसी के बीच खूनी टकराव की खबरें आती रहती हैं। बीते कुछ दिनों में सियासी रंजिश के चलते वहां कई लोगों की जान गई है, लेकिन बवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा।
ये बंगाल में बवाल की बिल्कुल ताजा तस्वीर। हुगली में नेताजी महाविद्यालय के सामने दो छात्र गुटों के बीच जबरदस्त जंग हुई। लड़कों ने लाठी थाम ली तो लड़कियों ने पत्थर उठा लिए। काफी देर तक दोनों गुटों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई। जो पकड़ में आए उन्हें गिरा गिरा कर पीटा गया। आपको बता दें कि कलम किताब छोड़कर लाठी डंडा पकड़ने वाले एक छात्र बीजेपी और टीएमसी स्टूडेंट विंग के हैं। दो छात्र गुटों की मारपीट में स्थानीय लोग भी जख्मी हो गए। काफी देर तक यहां लाठी डंडे और पत्थर चलते रहे। कई लोग जख्मी हो गए। पश्चिम बंगाल में हालात इतने बिगड़े हैं कि राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने राज्य में चुनाव के बाद हो रही हिंसा को लेकर गुरुवार को राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई, जिसमें टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट के नेता मौजूद रहे। सवाल उठता है कि बंगाल में इतना बवाल क्यों मचा है? हर रोज वहां से आक्रोश की तस्वीरें क्यों आती? आखिर बंगाल में हिंसा की आग बुझती क्यों नहीं? 12 जून को बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वहां हिंसा के विरोध में रैली निकाली तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दी, वाटर कैनन से पानी का प्रहार किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया तो नारेबाजी तेज हो गई। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थर और बोतलें फेंके। बंगाल की एक और तस्वीर देखी। 10 जून को उत्तर 24 परगना जिले के कांकीनारा में बम धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई। सोमवार रात मोहम्मद हलीम गर्मी से बचने के लिए घर के बाहर बैठे थे। अचानक कुछ लोग आए और बम फेंक कर चले गए। ब्लास्ट में कई लोग घायल हो गए। कौन फेस लड़का है सर? ये यहाँ का लोकल लड़का, हम लोग बोल नहीं सकते। अंधेरा में तो कोई देख नहीं सकता है। यहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं है कि आदमी फेस देख सके। अब अंधेरा में कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, वो तो दिखेगा नहीं। बस बम मार के भाग गए। घर में ताला बन गई है। 3-4 तो लेडीज ने सबको हटाए, हम हट जाए तो लोग बम फेंक देगा। जैसे गया घर में वैसे देख रहे कि 2 ठो बम फटा, तब तक इधर रोना मातम पड़ गया। क्या बोले, मेरा छत के ऊपर बम मारा एक दिन। मेरे गेट पर मेरे बेटे की दुकान से इसके पीछे 2 ठो बम मारा। ये कौन लोग नहीं पहचान पा रहे बाबू, यही तो बात है। हम लोग बाहर तो बैठते नहीं है, वो जरा हार्ट पेशेंट है तो बैठते हैं। ये बर्धमान जिले की महिलाएं हैं। ये इसलिए विलाप कर रही हैं क्योंकि बीजेपी और टीएमसी की सियासी दुश्मनी ने इनके घर को उजाड़ दिया है। बर्धमान में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हुई हिंसक झड़प में एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई। इस खूनी खेल में 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। बंगाल के कई इलाकों में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। कभी टीएमसी वाले बीजेपी पर हमला कर देते हैं तो कभी बीजेपी वाले टीएमसी पर। सवाल यहाँ ये है कि क्या बंगाल में बवाल ही सत्ता की सीढ़ी है या फिर संग्राम के जरिए ही वहाँ सत्ता की गारंटी पक्की है? 2019 के लोकसभा चुनाव में दीदी के किले में नींव उखाड़ने वाली बीजेपी ममता की नींद उड़ा चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 12 सीट हारने के बाद ममता बनर्जी इस सिलसिले को यही रोकना चाहती है, जिस वजह से वो बीजेपी को हर हाल में रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। इस तरह से मैं देख रहा हूँ राष्ट्रपति शासन की ओर जा रहा है। सिर्फ ममता बनर्जी को जब जय श्री राम का नारा बोला जाता है तो वो चिढ़ जाती हैं और लोगों से बहस करने लगती हैं। उनको लगता है कि जय श्री राम के नारे को मैं विरोध करूंगा तो मैं ज्यादा सेकुलर, मजबूत सेकुलर बन जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक्सपोज हो गई। आपका स्टेट, आपकी सोच और आपका सब कुछ आपने दांव पर लगाया सेकुलरिज्म के ऊपर, लेकिन आपका सेकुलरिज्म खोखला रहा, ढोंगी रहा। ये आप जिस तरह से लोग सड़क पर उतर आए हैं, अपने अब तक दबा कर रखे थे, वो सामने आया है। पंचायत चुनाव से लेकर संसद के चुनाव तक यहाँ खून का खेल जारी। बीते शनिवार को बशीरहाट में दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त हिंसा हुई। इस खूनी हिंसा में टीएमसी का 1 कार्यकर्ता और बीजेपी के 3 कार्यकर्ता बिन मौत मारे गए। चुनाव खत्म हो गए, लेकिन राजनीतिक हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। खबर की खबर यही है कि कोई सत्ता में बने रहने के लिए जोर लगा रहा है तो कोई सत्ता हथियाने के लिए छटपटा रहा है। और इन सब के बीच राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी यहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर फिक्रमंद दिख रहे हैं। 10 जून को उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर इस पर चर्चा की और 13 जून को राज्य में सर्वदलीय बैठक बुलाई। और अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस साल पश्चिम बंगाल में कितनी हत्याएं हुई। 10 फरवरी 2019 कृष्णागंज से टीएमसी विधायक सत्यजीत विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 28 मार्च 2019 मालदा में भारतीय जनता पार्टी के नेता के भाई की हत्या की गई। 12 मई 2019 झारग्राम में बीजेपी बूथ अध्यक्ष की लाश मिली।
24 मई 2019 नदिया में बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 30 मई 2019 बर्धमान में जीत का जश्न मना रहे बीजेपी कार्यकर्ता सुशील मंडल की हत्या की गई। 8 जून 2019 नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी के 5 कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 8 जून 2019 को नजत इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता की हिंसक झड़प में मौत हुई। 3 जून 2019 को बसीरहाट में लापता भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का शव मिला। 6 जून 2019 को कूच बिहार में टीएमसी कार्यकर्ता अली की हत्या कर दी गई। 10 जून 2019 को आरामबाग में टीएमसी नेता की हत्या कर दी गई। और अब खबर जम्मू कश्मीर की। घाटी में आतंकियों ने घाटी को दहलाने का नया प्लान बनाया है। बुधवार को अनंतनाग में सीआरपीएफ जवानों पर हमला हुआ, उसी प्लान का इसे हिस्सा माना जा रहा है। बताया जाता है कि आतंकियों ने केंद्र सरकार की सख्त नीति के बाद यह प्लान तैयार किया है। घाटी में आतंक का नया जाल। मोदी सरकार के एक्शन से बौखलाए आतंकी। अनंतनाग में पुलवामा जैसे हमले की थी साजिश। ये श्रीनगर में उन 5 शहीद जवानों की आखिरी विदाई की तस्वीरें हैं जो बुधवार को अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। श्रद्धांजलि देने के बाद वहां से शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके घर रवाना कर दिया गया। मगर बुधवार को अनंतनाग बस स्टैंड पर हुए हमले की अब जो कहानी सामने आ रही है वो बेहद खौफनाक है। सच्चाई ये है कि 2 फिदायीन आतंकी अनंतनाग में पुलवामा जैसे बड़े हमले को अंजाम देने की तैयारी के साथ आए थे। ये बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे आज 5 जवान शहीद हो गए। ये एक किस्म का फिदायीन हमला था 2 मोटर बाइक टेररिस्ट से। फिदायीन हमले में उनके पास एडवांटेज होता है, वो छुप के पहली बार वार करते हैं। किस तरीके से करते हैं, कितने हथियारों से करते हैं। उन्होंने पहले अपना मशीन, अपना गन से फायर खोला, फिर ग्रेनेड फेंके, जिसमें 5 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। बुधवार की दोपहर जब सीआरपीएफ का काफिला अनंतनाग के केपी रोड इलाके से गुजर रहा था, उसी वक्त बाइक सवार आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकी ऑटोमेटिक राइफल से गोलियां बरसाने लगे और फिर हैंड ग्रेनेड से भी हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और 3 घायल हो गए। जवाबी फायरिंग में जवानों ने एक आतंकी को तो मौके पर ही ढेर कर दिया और कुछ देर बाद दूसरे आतंकी को भी घेर कर मार गिराया, जिसके बाद उनके खतरनाक मंसूबों का सच सामने आया। अच्छी बात यह है कि सुरक्षा कर्मियों ने जो दोनों टेररिस्ट को तकरीबन कुछ ही घंटे में ढेर कर दिया। अगर वो ढेर नहीं होते तो वास्तव में उनका जो मोराल बिल्कुल और मोटिवेशन बिल्कुल गिर चुका है और बैकफुट पर है। एक किस्म से फिर आसमान की तरफ छू लेता। ये जो अनंतनाग है अमरनाथ यात्रा के रूट पर है। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई को स्टार्ट हो रही है। बड़ा लाजमी है कि इस इलाके में सारे के सारे जो आतंकवादी हैं उनको ढेर कर दिया जाए या उनको इतनी बुरी तरीके से खत्म किया जाए कि वास्तव में अमरनाथ यात्रा के अंदर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न हो। सूत्रों के मुताबिक आतंकी फिदायीन हमले की तैयारी के साथ आए थे। बताया जा रहा है कि हाल ही में जारी टॉप 10 आतंकियों की लिस्ट और जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार की सख्त नीतियों से आतंकी बौखलाहट में है, जो लगातार घाटी में बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। अभी इस समय जो कार्रवाई हो सकती है वो यही है कि हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन जो ग्रिड है इसे और सख्त बनाना चाहिए ताकि नए फ्रेश टेररिस्ट पाकिस्तान से हमारी एरिया में प्रवेश ना करें। और जो 250-275 टेररिस्ट आज साउथ कश्मीर में है ऐसे माना जाता है, उनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन को जारी रखना चाहिए ताकि उनको एलिमिनेट किया जाए। सरकार को अनंतनाग हमले की खौफनाक साजिश का सच बताने के लिए सीआरपीएफ के डीजी आरआर भट्टागर गुरुवार को गृह मंत्रालय पहुंचे, जहां उन्होंने गृह सचिव राजीव गौबा से आगे की रणनीति पर भी चर्चा की।
उधर अनंतनाग हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन की सक्रियता भी चिंता बढ़ाने वाली है। इस हमले की जिम्मेदारी अल उमर मुजाहिदीन नाम के जिस आतंकी संगठन ने ली है, ये वही संगठन है जिसने 1992 में तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद को अगवा किया था। और इसी संगठन के आतंकियों ने 1999 में कंधार विमान हाईजैक कांड को अंजाम दिया था, जो घाटी में 20 साल बाद फिर से अपना पैर जमाने की फिराक में है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि बीते 3 सालों में घाटी में कितनी बार बड़े आतंकी हमले हुए हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें 40 जवान शहीद हुए। 10 फरवरी 2018 को सुंजवा में आर्मी कैंप पर हमला हुआ, जिसमें 6 जवान शहीद हुए। 26 अगस्त 2017 को पुलवामा पुलिस लाइन में हमला हुआ, उसमें 8 जवान शहीद हुए थे। 27 अप्रैल 2017 को पंजगाम में आर्मी कैंप पर हमले में 3 जवान शहीद हुए। 17 अगस्त 2016 को श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सेना के काफिले में हमले बोले गए, जिसमें 6 जवान शहीद हुए। 25 जून 2016 को श्रीनगर जम्मू हाईवे पर सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें 8 जवान शहीद हुए। 29 नवंबर 2016 को नगरोटा में आर्मी कैंप पर हमला हुआ, जिसमें 7 जवान शहीद हुए। और 18 सितंबर 2016 को उरी में सेना कैंप पर हुए हमले में 19 जवान शहीद हुए थे। आप देख रहे हैं खबर की खबर, और यहां एक छोटा सा ब्रेक। मोदी है तो मुमकिन है। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका ने यह मान लिया है कि अगर मोदी है तो अमेरिका भारत के रिश्तों में तेजी मुमकिन है। यानी मोदी सरकार पार्ट 2 में भारत अमेरिका के साथ मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो दोनों देशों के कारोबार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मोदी की शान में अमेरिका के विदेश मंत्री ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद यह इशारा मिल गया। अब मोदी हैं तो अच्छे दिन आने मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। जहां मोदी पहुंचते हैं वहां मुमकिन लफ्ज अपने आप पहुंच जाता है। बीजेपी ने जीत के लिए नारा दिया था, मोदी है तो मुमकिन है, और हुआ भी ऐसा ही। बीजेपी के इतिहास में सबसे शानदार जीत मोदी की वजह से मुमकिन हो पाई। लेकिन अब मोदी की ताकत को अमेरिका मानने लगा है। अमेरिका को लग रहा है मोदी है तो अमेरिका भारत में बेहतर रिश्ते मुमकिन है। हिंदुस्तान में मोदी की दूसरी प्रचंड जीत के बाद से दुनिया के बड़े देश मोदी को एक स्टेट्समैन लीडर के तौर पर देखने लगे हैं। यानी मोदी का सिक्का अब पूरी दुनिया में चलने लगा है। शायद यही वजह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री भी एक समारोह में मोदी की शान में कसीदे करते हुए हिंदी में बोल जाते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। Modi said in his latest campaign, he said, Modi high to Mumkin high. Modi makes it possible. Modi said in his latest campaign, he said, Modi high to Mumkin high. Modi makes it possible. अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो 24 जून को भारत आएंगे। ऐसे में उनका मोदी की तारीफ करना कई मायने में अहम है, क्योंकि माइक ने भारत अमेरिका व्यापार परिषद के दौरान भारत और अमेरिका के रिश्तों को नए मुकाम पर ले जाने के लिए मोदी की अहमियत पर खासा जोर दिया। माइक पोम्पियो ने बीजेपी के चुनावी नारे का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद की तारीफ की। माइक पोम्पियो ने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि मोदी दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत कैसे बनाते हैं। Countries that have partnered with us and chosen to invest alongside of us and who have opened their markets and are prepared to allow American businesses to invest on the same terms that in their country, that their country is permitted to invest here, and that we get fair and reciprocal trade. I think they've seen America open up to them, and I think they've seen real opportunity. दरअसल मोदी की कूटनीति का लोहा अमेरिका समेत दुनिया के पावरफुल देश पहले ही मान चुके थे, लेकिन दूसरे कार्यकाल में मोदी इतने भारी बहुमत से जीत कर आएंगे, कुछ वक्त पहले तक इसमें संशय था। लेकिन जीत के साथ ही मोदी पर उठने वाले सारे सवाल सिरे से खारिज हो गए। जो अमेरिका मोदी से पहले भारत को लेकर पॉलिसी बनाता था, वो अब मोदी के मुताबिक पॉलिसी बनाने लगा है। एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मतलब नरेंद्र मोदी हो चुका है।
ठीक वैसे ही जैसे एक वक्त में इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा हुआ करता था। अगर वो तारीफ किया है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का तो अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बड़े से मैंडेट लेके फिर से वापस आए हैं प्रधानमंत्री बनके, लेकिन अगर इस तारीफ के पीछे कोई ऑब्जेक्टिव है तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का जो सरकार है हर कुछ मान जाएंगे। अमेरिका का कुछ इश्यूज है, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान रशिया से कोई वेपन सिस्टम औजार ना खरीदे और उसके जगह अमेरिका से खरीदे। अमेरिका चाहते हैं कि अमेरिकन कुछ जो सामान हिंदुस्तान लेते हैं उसमें इंपोर्ट ड्यूटी और कम किया जाए। तो ये सारे इश्यूज है जिसमें अमेरिका का खुद का एक व्यू पॉइंट है। दरअसल पीएम मोदी की कूटनीति का ही असर है जो एक ऐसे शख्स को विदेश मंत्रालय का कार्यभार सौंपा जो विदेश नीति में माहिर है। उस शख्स का नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है। एस जयशंकर अमेरिका चीन तक में भारतीय राजदूत रह चुके हैं। खासतौर से अमेरिका से न्यूक्लियर डील में एस जयशंकर का बड़ा रोल रहा है। जबकि उस वक्त भारत में यूपीए की सरकार थी। साफ है मोदी को फर्क नहीं पड़ता कौन शख्स किस विचारधारा का है या किसने किसके कार्यकाल में काम किया है। मोदी को लगना चाहिए कि किसका प्रोफाइल देश के काम आ सकता है, इसलिए एस जयशंकर को सुषमा स्वराज के बाद विदेश मंत्री बनाया। ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। दुनिया भर में मोदी के इस कदम की प्रशंसा हो रही है। खुद अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी इसकी तारीफ की है। American businesses are fearless when it comes to competing. We'll lose some, but we'll win our fair share too. And in each case, we will further the interests of both countries. I've watched. I've been part of most of the negotiations that have taken place as we've been working through trade systems. अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो का भारत दौरा ओसाका में 28 और 29 जून की G20 समिट से पहले होगा। इस दौरान मोदी ट्रंप की मुलाकात को लेकर जमीन तैयार की जाएगी। बताया जा रहा है कि भारत यात्रा के दौरान ट्रंप प्रशासन के महत्वाकांक्षी एजेंडे पर बातचीत होगी। दरअसल मोदी के दोबारा सत्ता में आने से एक भरोसा पैदा हुआ है। दुनिया भर के नेताओं को लगने लगा है कि अगर मोदी अपने देश की जनता का विश्वास दोबारा जीतने में कामयाब हुए हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए वादे भी पूरा करने का दम रखते हैं। ऐसी ही उम्मीद अमेरिका को भारत के साथ रिश्ते को लेकर भी है। हिंदुस्तान का भी अपना व्यू पॉइंट है। ऐसा नहीं कि तारीफ किया तो हर चीज हिंदुस्तान मान जाएगा, ऐसा नहीं कि तारीफ किया तो मोदी जी पिघल के हर चीज मान जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। तो हिंदुस्तान अपना नेशनल इंटरेस्ट देख के काम करेगा। जहां पे जरूरत है हिंदुस्तान अमेरिका कोलैबोरेट करेंगे, और जहां पे ये लगे कि हिंदुस्तान को ये करना नहीं चाहिए तो हिंदुस्तान का सरकार वो नहीं करेंगे। तो तारीफ अपनी जगह पे है, नेशनल इंटरेस्ट अपनी जगह पे है। माइक पोम्पियो का बयान भारत के लिहाज से इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ वक्त से दोनों देशों के बीच रिश्तों में गिरावट देखी गई है। कुछ दिन पहले ट्रंप ने भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी जीएसपी से बाहर करने का फैसला किया था। जीएसपी के तहत भारत जो उत्पाद अमेरिका को भेजता है उन पर वहाँ आयात शुल्क नहीं लगाता। इसके अलावा भारत के रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भी अमेरिका ने नाराजगी जताई है। हालांकि अमेरिका ने कहा था भारत अपने यहाँ पहुँचने वाले अमेरिकी उत्पादों पर भारी आयात शुल्क लगाता है जिससे उसे नुकसान होता है। साथ ही अमेरिका के थॉर की तुलना में भारत ने रूस के S-400 को तरजीह दी थी जिससे रिश्तों में गर्मजोशी कम होने लगी थी। लेकिन अब एक बार फिर से नरम रुख दिखने लगा है। इसकी शुरुआत अमेरिकी विदेश मंत्री ने की है। अमेरिका भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर लगातार जोर दे रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भारत के अलावा श्रीलंका, जापान और दक्षिण कोरिया भी जाएंगे, जबकि उससे पहले भारत दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर से बातचीत करेंगे। इसके बाद 30 जून तक 4 देशों की यात्रा करेंगे। जाहिर है अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने की तैयारी में है, जहां उसके सामने चीन खड़ा है और अमेरिका समझ चुका है अगर चीन के बढ़ते कद को अमेरिका के आगे झुकाना है तो बिन मोदी के ये मुमकिन नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल के आखिरी दिनों में भारत अमेरिका के रिश्तों में कुछ खटास आई थी। कई मुद्दों पर ट्रंप भारत को अहमियत नहीं दे पाए, लेकिन G20 समिट में ट्रंप मोदी की मुलाकात से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का मोदी की तारीफ करना एक इशारा समझा जा रहा है कि मोदी ट्रंप की दोस्ती के अच्छे दिनों का पार्ट 2 शुरू होने वाला है।
ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है जब पूरे अमेरिका में नमो नमो की गूंज थी। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय नेता का गुणगान कर रहा था। मैं कुछ वर्ष पहले ताइवान गया था। तब तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था, प्रधानमंत्री नहीं था, तो एक इंटरप्रेटर मेरे साथ था। कुछ दिन साथ रहने के बाद परिचय हो गया, तो एक दिन मुझे पूछता है कि आपको अगर बुरा न लगे तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कहा मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जो बोले आपको बुरा नहीं लगेगा ना? मैंने कहा नहीं लगेगा, पूछिए। फिर भी वो झिझक रहा था। फिर मुझे कह रहा था कि मैंने सुना है कि भारत में तो काला जादू होता है, ब्लैक मैजिक होता है, सांप सपेरे का देश है, लोग सांप को ही खेल करते रहते हैं, यही है क्या? मैंने कहा नहीं, अब हमारे देश का बहुत डिवैल्यूएशन हो गया है। मैंने कहा हमारे पूर्वज तो सांप के साथ खेलते थे, लेकिन हम माउस के साथ खेलते हैं। ये पहली बार था जब अमेरिका में एक बड़ा हॉल खचाखच भरा था। प्रवासी भारतीयों के लिए ये गर्व का पल था, क्योंकि भारतीयों को मोदी ने एहसास कराया था कि वो एक ऐसे देश के निवासी हैं जो विश्व में अपनी एक अलग पहचान का दमखम रखता है, जो सपेरों के देश वाली पहचान से एकदम अलग है। विश्व में भारत का रुतबा पिछले 5 सालों में बेहद तेजी से बढ़ा है। अब भारतीयों को मोदी के देशवासी के तौर पर पुकारा जाता है। अब इसे जादू कहें या मोदी का प्रभाव, क्योंकि पीएम मोदी ने पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति से इतनी दोस्ती बढ़ा ली जब उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा को बराक कहकर पुकारते थे। बात यही खत्म नहीं होती। एक तरफ मोदी शी जिनपिंग के साथ झूले पर बैठकर सियासी पिंग बढ़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ ओबामा के बाद बने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे। ये तब था जब डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव प्रचार में मोदी के खिलाफ कई बार नापसंदगी जाहिर कर चुके थे, लेकिन उधर ट्रंप ने जैसे ही अमेरिकी प्रेसिडेंट की शपथ ली तो उन्हें अंदाजा हो चुका था मोदी को नजरअंदाज करके भारत से कारोबारी रिश्ते खत्म हो सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को प्रचंड जीत हासिल हुई। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी के साथ ओबामा पॉलिसी पर ही काम किया, यानी दोस्ती एक बेहतर रिश्ते में बदलने को तैयार थी। देखिए, भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उसका आधार बहुत ही ज्यादा व्यापक है, और ये जो संबंध है वो भारत और अमेरिका के साझा मूल्यों, साझा हितों और साझा चुनौतियों पर आधारित है, जिस बात को अमेरिका भी समझता है। ट्रंप प्रशासन भी इस बात को जानता है कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है। तो ये जो संबंध है वो भारत और अमेरिका के साझा मूल्यों पर आधारित है, साझा हितों पर आधारित है। दरअसल अमेरिका से भारत के सुधरे रिश्ते इसलिए भी अहम है क्योंकि एक तरफ चीन का बढ़ता कद परेशानी का सबब बन रहा था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का आतंक भारत के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रहा था। ऐसे में अमेरिका का पाकिस्तान से मुंह मोड़ना भारत के लिए बड़ी राहत है। पहले मोदी ओबामा की दोस्ती और फिर मोदी ट्रंप की दोस्ती से पाकिस्तान अमेरिका के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। ये अलग बात है, इसका फायदा चीन ने खूब उठाया। खैर, चीन से भारत की पुरानी अदावत है, इसीलिए चीन के पाकिस्तान के साथ जाने से उतनी परेशानी नहीं थी, जबकि अमेरिका के भारत के साथ रिश्ते बेहतर होने का मतलब सीधे तौर पर पाकिस्तान और चीन के लिए झटका साबित हुआ। तरीके से चाइना का लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा है और चाइना का लगातार एक एग्रेशन बढ़ता जा रहा है पूरे विश्व के मामलों में। उसको भी ध्यान में रखते हुए अमेरिका इस बात को बिल्कुल समझ रहा है कि भारत जैसा लोकतांत्रिक देश एशिया में अगर आगे बढ़ता है तो उससे चाइना का जो बढ़ता हुआ जो दबदबा है, उसका जो एक इन्फ्लुएंस, एक एग्रेशन है, उसको भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इसी वजह से यद्यपि कि जो आर्थिक मुद्दों पे कहीं थोड़े बहुत मतभेद हैं भारत और अमेरिका के बीच में, जो कि रिजॉल्व किए जा सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे फैसले लिए थे जिनमें भारत के हित का ख्याल नहीं रखा गया था। ऐसे में मोदी सरकार पार्ट 2 में सबसे बड़ा चैलेंज उन फैसलों को भारत के फेवर में कराना था, साथ ही नए फैसलों में भी भारत को प्राथमिकता दिलाना था।
आपको दिखाते हैं ऐसे कौन से फैसले थे जिनमें ट्रंप ने भारत को खास तवज्जो नहीं दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से तेल खरीदने वाले किसी भी देश को प्रतिबंध में छूट नहीं देने का फैसला किया। इसका मतलब यह है कि भारत समेत पूरी दुनिया के देश ईरान से तेल नहीं खरीद सकेंगे। जो देश ईरान से तेल आयात पूरी तरह बंद नहीं करेगा उसे अमेरिकी प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे। अमेरिका के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर भारत और चीन पर पड़ने वाला है। जाहिर है संबंधों की बेहतरी के लिए भारत अमेरिका पर इस फैसले में राहत के लिए दबाव बनाएगा। मार्च में ट्रंप ने भारत के साथ जीएसपी समाप्त करने का फैसला किया। इसका मतलब ये था कि भारत अब जिन प्रोडक्ट्स को अमेरिका में बेचेगा उस पर वहां की सरकार टैक्स लगाएगी, जबकि पहले टैक्स में छूट थी। अब दोबारा छूट लेना एक बड़ा चैलेंज है। भारत जीएसपी के तहत अमेरिका को करीब 40,000 करोड़ रुपए के सामान भेजता है। अगर छूट नहीं मिली तो भारत के केमिकल और इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर्स में करीब 1800 छोटे बड़े प्रोडक्ट पर इसका प्रभाव पड़ता रहेगा। 2018 के दिसंबर महीने में अमेरिका ने H-1B वीजा को लेकर नया प्रस्ताव लाकर झटका दिया था। इस प्रस्ताव के तहत H-1B वीजा चाहने वाली कंपनियों को पहले से अपनी अर्जी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रजिस्टर्ड करने को कहा गया था, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित भारतीय आईटी इंडस्ट्री के होने की आशंका है। हालांकि इसका विरोध खुद अमेरिका के कई सांसदों ने किया, लेकिन दोबारा ट्रंप इस पर कड़ा रुख न अपनाए, इसीलिए मोदी को खुलकर बात करनी होगी। अमेरिका ने भारत को वेनेजुएला के मामले में भी चेतावनी दी थी। दरअसल भारत और वेनेजुएला के बीच अच्छे कारोबारी रिश्ते हैं, लेकिन अमेरिका उन देशों के साथ है जो वेनेजुएला के विपक्ष के नेता जुआन गुआदियो को अंतरिम राष्ट्रपति मान रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो सत्ता में बने हुए हैं। निकोलस मादुरो को अमेरिका सत्ता से बेदखल करना चाहता है। ऐसे में अमेरिका चाहता था कि वेनेजुएला से आने वाले कच्चे तेल का भारत बहिष्कार करे। इन सब के अलावा भारत को लेकर अमेरिका की कई और नाराजगियां हैं, इसीलिए मोदी सरकार पार्ट 2 में पार्ट 2 में सारी नाराजगी दूर कर भारत को साथ लेकर चलने का चैलेंज है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने मोदी की तारीफ कर इसकी शुरुआत कर दी है। बाकी काम अब मोदी को करना है। खबर की खबर कि अमेरिका भी कह रहा है मोदी है तो मोदी के विदेशी दौरों से भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सुधरी है। अब देखना यह है कि क्या मोदी सरकार पार्ट 2 में भी ये मुमकिन होता नजर आता है।